नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और एएलपी बैच में इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी चल रहे हैं। तो आर्यन हमारे साथ हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार है। खुशबू जी भी हमारे साथ हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो जल्दी से एक बार चलो, बहुत बढ़िया। तो सेविंद्र केसपाल सर को औरिया की धरती से सादर प्रणाम। तो आपकी सादर प्रणाम 2 बार स्वीकार है। चलो, नितिन भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपकी स्वीकार होगी। चलो, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो कल आपकी छुट्टी थी, मैंने बताई दी थी मेरी। तो चलो, अब कंटिन्यू आपकी क्लास जो है चलेगी। मित्रों, टॉपिक जो चल रहा था हमारा गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल की भी यदि मैं बात करूं तो उसमें था आपका वर्धन वंश। कौन सा वंश था? वर्धन वंश। और जिसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हर्षवर्धन को पढ़ा है। किसको पढ़ा था सर जी? हर्षवर्धन को। और क्वेश्चन हर्षवर्धन से निश्चित तौर पर पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर मुझे बता रहे होंगे और परीक्षा में, ठीक है ना, कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो सभी की गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, सभी स्वीकार है। और इसी के साथ मित्रों, आज जो होंगे वो पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड में जो होगा वो होगा आपका विविध वाला पोर्शन। कौन से पोर्शन की मैं बात करूंगा? यहाँ विविध वाला पोर्शन होगा। और वे क्वेश्चन होंगे तो मैंने टाइम के मतलब कि यदि मैं बात करूं, यदि हम किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे मैं थ्योरिकल रूप से पढ़ाता चल रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइपिंग वाला वो है, और वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि भाई मैं यदि लिखवाता तो ज्यादा समय लगता, तो इसलिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और इन्हें हम एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे भी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया तरीके से हम करते चलेंगे। क्या होगा? क्वेश्चन है, किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो इन्हें आप सभी नोट भी करते चलेंगे। ठीक है ना? चलो, तो क्या करेंगे अभी? हाँ, एक कह रहे हैं सर जी, मैंने कई बार आपको बताया है। कुछ कह रहे जी, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में क्या अंतर है? कल रात भी आप लिख रहे थे। मैंने पहले ही बताता चल रहा हूं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो भी वंश आए उन्हें हमने गुप्तोत्तर काल दिया। ठीक है ना? जो कवि कर किसके अधीन हुआ करते थे, तो हम बताएंगे जो गुप्त राजा हैं उनके अधीन हुआ करते थे। और कोई सेनापति हो जिसने मार मूर के अपना वंश स्थापित किया, तो उसे हम बोलेंगे गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त साम्राज्य की सीमा में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज है, और इन पे तो भैया क्वेश्चन भी ना बनता, लेकिन आप जो है, चलो कोई नहीं, यदि ना पता तो पूछ लिया करें, और इस तरीके से भी ना कि कुछ भी पूछो। किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो आप बताएंगे सर जी, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको कहा गया है, तो हर्षवर्धन को आप बताएंगे। और यदि मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो मेरे प्यारो, इन्होंने 3 जो है ग्रंथों की या पुस्तकों की रचना भी की है। एक का नाम था प्रियदर्शिका, ये आपको नोट कर देना है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा बनता है। एक नाम होगा सर जी प्रियदर्शिका। एक सेकंड, कौन सी दर्शिका की बात होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो आप करेंगे सर प्रियदर्शिका, ठीक है जी। एक आप कर देना रत्नावली, ठीक है। और एक क्या होगा सर जी? नागानंद। इस तरीके से करना है। ये जो नागानंद है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इनकी जो रचना है, ठीक है ना, रचना किसने की है तो आप नोट कर देंगे, रचना की थी और तो किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने। ये आपको करना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या नागानंदी आएगा तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना?
ठीक है, तो आप बता देना हर्षवर्धन ने। मित्रों, जब राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा है तो इसके अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे? मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज करो कि हर्षवर्धन या कोई भी आज प्रधानमंत्री जी गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है, और इनके जो अधीनस्थ जो राज्य हैं, एक तो पूरा भारत होगा, और भारत में क्या होगा, भारत ठीक है ना, एक राज्यों का समूह है, और राज्यों में जो राजा होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। ऐसी मैं बताऊं किसकी बात होगी, जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे और इनके अधीनस्थ, मतलब अधीन, जैसे आज बीजेपी के अधीन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में मैं बोलूं तो राजस्थान में, हरियाणा में, तो ये अधीन ही तो हो गए, बीजेपी के अधीन है, ठीक है, और बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं। तो इसी तरीके से यदि मैं उस समय की बात करूं, राजा हर्षवर्धन के जो अधीन थे, जिन पर उनका साम्राज्य स्थापित था या दूसरे राजा को बैठा रखा था, तो उस समय उनके अधीनस्थ जो शासक कहे जाते थे, उन्हें हम महाराज या महासामंत कहते थे। क्या? महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के अधीनस्थ जो शासक क्या कहे जाते थे, तो आप बताएंगे सर जी महाराज अथवा महासामंत उन्हें बोला गया है। क्या बोला गया है? तो हम बताएंगे महाराज या महासामंत। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। एक चीनी यात्री है हुवेनसांग, आपने पढ़ा होगा, भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा चीनी यात्री हुवेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और जिसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था सीयूकी। कौन सी थी? सीयूकी। तो यदि मैं बात करूं हुवेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा, तो आप बताएंगे सर जी लगभग की बात है तो आप 14 वर्ष कर देना। कितने वर्ष करूं? 14 वर्ष आपको करना है, ठीक है ना। तो चीनी यात्री हुवेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहा, तो आप बताएंगे सर जी 14 वर्ष तक रहा है। ये आपको बताना होगा, यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे सर 14 वर्ष तक रहा। आगे चलते हैं, ये पॉइंट आपके जहां तक है कंप्लीट हुए होंगे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किसमें विभक्त था? यदि मैं बात करूं आज देखूं तो मैं प्रशासन की सुविधा के लिए जो भारत है वो राज्य में विभक्त है। राज्य को भी किसमें? जिलों में विभक्त कर दिया है। भाई प्रशासन की ही तो बात होगी ना। अब देखेंगे हम एक चीज देखेंगे, एक तो पूरा राज्य होगा, ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री, फिर जिले होंगे, और जिले में आपने देखा होगा अधिकांशतः है सांसद जी होंगे, और सांसद वगैरह मतलब फिर जिले को भी कई पार्टों में, ठीक है, विधानसभा में काट दिया तो उसमें क्या होंगे? विधायक होंगे, फिर ग्राम है, जिला पंचायत। तो इस तरीके से प्रशासन की सुविधा की बात है। तो प्रशासन की सुविधा के लिए जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था। ये क्वेश्चन आता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य किसमें विभक्त था, तो आप बताएंगे सर जी प्रांतों में विभक्त था, ठीक है ना। क्या था? प्रांतों में। और उस समय प्रांत को कहा जाता था भुक्ति, ठीक है ना। प्रांत को क्या कहा जाता था उस समय? आप बताएंगे सर जी भुक्ति कहा जाता था। तो राजा हर्षवर्धन के समय प्रांतों को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा हर्षवर्धन के समय प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे सर जी भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे, और जहां तक है आशा करूंगा कि आप इन्हें नोट भी करते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन बनता है और जब बनेगा तो आप निश्चित तौर पर करके आना। चलो, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यदि मैं बात करूं, ठीक है ना। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि हर्षवर्धन की जो मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था, हर्षवर्धन की जो मंत्री परिषद है, ठीक है ना, क्या है सर जी? हर्षवर्धन की जो मंत्री परिषद थी उसे क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे या तो सचिव हम बोलेंगे या अमात्य हम बोलेंगे। क्या? सचिव बोल देंगे, या उस समय ये सबसे ज्यादा आता है अमात्य। हर्षवर्धन के मंत्री परिषद का जो मंत्री हुआ करता था, आज तो हम बोलेंगे मंत्री जी हैं,
अलग अलग विभाग भी विभक्त हैं, उस समय भी विभाग विभक्त थे। तो उस समय हर्षवर्धन की बात है गुप्तोत्तर काल में, तो हर्षवर्धन के समय मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था, आप इसे नोट कर लेंगे, अमात्य। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और या अमात्य ना होगा तो या सचिव भी हम कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, सचिव भी हम कहते थे। आ रही बात समझ में। मैंने फर्स्ट तारीख को ली है क्लास, जो क्लास छूट गई है तो उनका क्या करें, उन्हें भी कंप्लीट करो। अभी है करना क्या है। और मुगलों का शासन कब से स्टार्ट होगा, तो अभी होगा, अभी प्राचीन भारतीय इतिहास है। फिर आपका जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तब मुगल आएंगे, ठीक है। चलो, अब बात आती है प्रत्येक भुक्ति का जो शासक। अब सर जी यहाँ भुक्ति आ गया। अभी मैंने पढ़ाया था कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य किसमें, प्रांतों में, और प्रांतों को क्या कहा जाता था सर जी, भुक्ति कहा जाता था। अब मैं यहाँ प्रति एक भुक्ति का जो शासक है, अब भुक्ति की बात होगी तो आप लिखेंगे सर प्रांत। तो इस तरीके से प्रांत ना लिख के यहाँ क्वेश्चन आएगा कि प्रति एक, हर्षवर्धन के समय प्रति एक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था, तो आप बताएंगे राजस्थानीय, या हम बोलेंगे उपरिक भी बोल देंगे, या राष्ट्रीय भी बोल देंगे। राजस्थानीय मतलब राजस्थानीय, या उपरिक भी बोल देंगे, या हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय भी हम बोल देंगे, ठीक है। ये आपको बताना है। प्रति एक भुक्ति का जो शासक था वो राजस्थानीय, उपरिक, या क्या कहा जाएगा उसे, राष्ट्रीय भी हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये बात होगी मतलब भुक्ति मतलब प्रांत का। आ रही है बात समझ में यहां तक। चलो जी, अब मित्रों हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है। अब हर्षचरित, अब क्वेश्चन आता है जो बाणभट्ट के मतलब कि हर्षचरित के जो रचयिता हैं वे कौन है सर जी, बाणभट्ट। ये आप सभी को पता भी होगा। हर्षचरित के रचयिता कौन है भैया, बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में, ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जा चुका है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे, तो हम बताएंगे सर जी ये तो हर्षवर्धन के समय, मतलब कि कौन से, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षचरित इनकी रचना है किसकी, बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट के जो हर्षचरित में जो प्रांतीय जो शासक हैं, जो प्रांतों के जो शासक हुआ करते थे, तो आपको बताना है उन्हें सर जी, उनके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्य बात समझ में। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए मतलब कि वैसे तो प्रांतों के शासक को क्या कहते थे, राजस्थानीय, उपरिक, या राष्ट्रीय। लेकिन बाणभट्ट की जब हम हर्षचरित को पढ़ेंगे तो उसमें प्रांत का जो शासक है वो लोकपाल कहलाता था। क्या, ठीक है ना, लोकपाल कहलाता था। ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। आर्य बात समझ में यहां तक। चलो जी, अगले पॉइंट की तरफ। अब आती है बात किसकी सर जी, भुक्ति। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था, तो आप बताएंगे सर जिलों में, मतलब जो प्रांत है, प्रांत है। अब उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, झारखंड एक प्रांत है, बिहार एक प्रांत है, ठीक है। इस तरीके से अब प्रांतों को बोला गया भुक्ति, और भुक्ति का जो विभाजन किया गया है वो किसमें किया गया था, जिलों में। आज देखे होंगे, आज भी आपने जिले पढ़े होंगे। तो भुक्ति का जो विभाजन है, तो आप बताएंगे सर जी भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ है, तो आपको बताना है सर। अच्छा सर ये जादू करते थे, हाँ ठीक है ना, तुम भी देखे कि रहे। सर ये रिकॉर्डेड क्लास है रे भैया, पढ़ लो चुप, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। रिकॉर्डेड क्लास दिखाई दे रही है तुम्हें। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था सर जी, जिले। और मैं फिर बोल रहा हूं भुक्ति को क्या बोला गया था, तो आप बताएंगे सर प्रांत कहते थे। भुक्ति को क्या कहते थे मेरे प्यारों, आप बता देना प्रांत, इस तरीके से लिख देना है। भुक्ति का विभाजन जिलों में, और भुक्ति को बोला गया प्रांत, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, अब बात आती है जिला, यूरा जिला। जिले के प्रधान को क्या कहा जाता था, विषयपति। उस समय जो जिले का जो प्रधान होता था, आज तो हम जिले के जो है प्रधान को यदि मैं बात करूं तो क्या बोल देंगे, सांसद महोदय जी बोल दें, ठीक है ना। या क्या बोल देंगे सर जी, सांसद वगैरह बोलेंगे, उसमें भी विधानसभा विधायक बोलेंगे। तो
उस समय जिले के जो प्रधान हुआ करता था उसे विषयपति कहा जाता था। ये भी नोट कर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जिले के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विषयपति कहा जाता था। क्या? विषयपति। चलो, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय शासन की सबसे छोटी इकाई, यदि मैं शासन की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो आप बताएंगे सर जी ग्राम थी। क्या? ग्राम। आज भी आप देखेंगे, यदि मतलब कि मैं देखूं कि भारत में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। आज भी ग्राम प्रधान है, ग्राम से ही तो स्टार्टिंग होगी, फिर जिले पंचायत होगा, ठीक है ना, फिर विधानसभा आती है, इस तरीके से फिर सांसद, इस तरीके से उठता चलता है। तो यदि आज भी बात करूं, ठीक है ना, आज भी एक शासन की सबसे छोटी इकाई गांव को ही हम देखते हैं, लेकिन हर्षवर्धन के समय भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताएंगे सर जी ग्राम थी। और ग्राम शासन के प्रधान को उस समय क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे ग्रामा छपटीलक। ठीक है, क्या कहा जाता था सर जी? ग्रामा छपटालिक। ठीक है ना, इस तरीके से करना है, ग्रामा छपटीलक। ये सुंदर सा क्वेश्चन होगा। और आपको बताना है ग्राम शासन के प्रधान को, मेरे प्यारों, कौन से शासन की बात होगी? तो हम बताएंगे ग्राम जो शासन है, ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे ग्रामा छपटीलक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। और आपको बताना है जो ग्राम का प्रधान था, वो ग्राम जो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, उसके प्रधान को ग्रामा छपटीलक कहा जाता था। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, आगे चलो जी, ठीक है ना। सर जी वन शायरी बोलना, मैं शायरी ना बोलता। ठीक है, चलो। पुलिस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था उस समय की? यदि मैं बात करूं, जो पुलिस विभाग है, आज भी देखेंगे, आज भी पुलिस विभाग है और उस समय भी पुलिस विभाग था। तो जो पुलिस विभाग है उसके जो अधिकारी हुआ करते थे, उसे क्या कहा जाता था? दंडपासिक या दांडिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दंडपासिक। ठीक है, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, यदि परीक्षा में आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा पुलिस विभाग के अधिकारियों को। कौन से विभाग की बात है सर जी? तो हम बताएंगे सर पुलिस विभाग के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे सर दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। आज मैं देखूं पुलिस विभाग में, ठीक है ना, अधिकारियों की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी ऊपर से ही हम जो स्टार्ट करें, डीजीपी होंगे, फिर आईजी होंगे, तो ये अधिकारी तो हैं। इस तरीके से न सर एडीजी होंगे, ठीक है, एसएसपी है, एसपी है, तो ये क्या है? अधिकारी। लेकिन उस समय पुलिस विभाग के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें दंडपासिक कहा जाता था। मेरे प्यारों, क्या कहा जाता था? दंडपासिक। तो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है और मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को निश्चित तौर पर करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? क्या सर जी? करके आना है, छोड़ना नहीं है। चलो आगे चलो। अश्व सेना, अश्व माने क्या होगा सर जी? घोड़ा। आप सभी को पता होगा। यदि आप भैया अश्व, अश्व माने क्या होता है? तो आप बताएंगे घोड़ा। अश्व सेना का जो अधिकारी हुआ करता था उस समय, उन्हें बृहदेश्वर कहा जाता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम ऐसे क्वेश्चन पर तो ध्यान ही ना देते। बृहदेश्वर, ठीक है, ये तो मंदिर दिखा है, बृहदेश्वर का मंदिर। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा? अश्व सेना मतलब घोड़ा के, जो घोड़ा सेना थी, ठीक है, उनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना, उन्हें बोलते थे बृहदेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पैदल सेना के जो अधिकारी थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? यदि मैं पैदल सेना की बात करूं तो पैदल सेना, गुप्त काल में पुलिस विभाग के अधिकारी को दंडपासिक कहा जाता था। तो इसमें भी बोल रहे हैं भैया, ठीक है ना, गुप्तोत्तर काल है, इसमें भी गुप्तोत्तर काल में भी क्या, जो पुलिस विभाग का अधिकारी है उसे दंडपासिक कहा जाता था। आर्य बात समझ में? चलो, पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। यदि मैं पैदल सेना की बात करूं, पैदल सेना होगी सर जी, हाँ, उसके अधिकारी को, जो पैदल सेना है, पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था?
तो आप बताएंगे सर जी बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हम बोलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हम बोलेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको निश्चित तौर पर बताना होगा, आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया आपने बताया, इसी के साथ चलेंगे आगे अगले पॉइंट पर। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। पहले तो मैं हर्षचरित मैंने आपको बताया है सर जी, इसके रचयिता कौन होंगे, तो आप बताएंगे सर बाणभट्ट होंगे। हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित है में जो सिंचाई है, सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे तुला यंत्र, जिसे हम जल पंप भी बोलेंगे। कौन सा यंत्र होगा मेरे प्यारो, तुला यंत्र आपको बताना है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में कौन से, यदि मैं बात करूंगा कि हर्षचरित में सिंचाई का जो साधन है इसके रूप में किसका उपयोग होता था, तुला यंत्र। आज देखेंगे सर जी हम सिंचाई के माध्यम की बात करूं तो यदि मतलब सिंचाई के साधन है, नहर वगैरह को छोड़ूं, ये यंत्र पूछा है ना, तो आज इंजन होंगे आपके, ट्वेल होंगी, आपने देखा होगा, तो इनका जो है सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय किसका, तुला यंत्र का, और तुला यंत्र को हम क्या बोलेंगे सर, जल पंप भी हम कह देंगे, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि मैं बात करूं हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था, उस समय की बात होगी मेरे प्यारों। और बात क्या होगी सर जी, हमें बताना है, हर्षवर्धन के समय जो मथुरा है, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ वो सुंदर सा शहर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, ठीक है ना। तो आपको बताना है हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आप बताएंगे सर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। किसके निर्माण की बात है, तो आप बता देना सर सूती जो वस्त्र थे, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए, ये आपको बताना है हर्षवर्धन के समय मथुरा, तो आप बताएंगे सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। कौन सी वस्त्रों की बात है, तो आप बताएंगे सर सूती जो वस्त्र हैं, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए, ठीक है। चलो तो ये आपको बताना है, मथुरा यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। अगला, जो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, इसमें लिखा हुआ है, तो हर्षवर्धन आपको बताएंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश आएगा, लेकिन वो ठीक है ना हर्षवर्धन की बाद है, तो आप इसे बता देना, यदि ऐसा तो खैर क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मित्रों यदि मैं हर्षवर्धन की बात करूं, राजा हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का जो काम है वो सेम किससे मिलता है, अशोक से मिलता है। और कनिष्क को भी मैं देखूं तो कनिष्क का भी काम ऐसा ही था। तो आपको बताना है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी राजा हर्षवर्धन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बता देना, राजा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सकलो, ठीक है ना, सकलोत्तरा पथनाथ, क्या होगा सर जी, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे सर जी राजा हर्षवर्धन को कहा गया है। किसको कहा गया है, राजा हर्षवर्धन को। सकलोत्तरा पथ जो है, सकलोत्तरा पथ नाथ किसे कहा गया है, तो आप बता देना सर जी राजा हर्षवर्धन को कहा गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे क्या कहा गया है, शक्लोत्तरापथनाथ किसे, तो राजा हर्षवर्धन आपको लिख देना है, क्या, राजा हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन की एक बहन थी राज्यश्री, बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, मोखरी नरेश गृह बर्मन या गृह वर्मा, ये तो मैंने कराया होगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ सर जी एमसीक्यू करवा रहे हैं क्या,
ये एमसीक्यू है, मतलब वन लाइनर में है, ठीक है, वो होंगे, अलग होंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है, हर्षवर्धन को। और शक्लोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो राजा हर्षवर्धन, आप बताएंगे। और हर्षवर्धन की एक बहन थी, बहन का नाम था राज्यश्री। और राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ है? तो मोखरी नरेश गृहबर्मन के साथ हुआ है। आर्य बात समझ में? ये क्वेश्चन आते हैं, और जब आएंगे तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना, तो बताते चलेंगे। जो है सकलो उत्तरापथ, यदि मैं बात करूं, या पथनाथ किसे बोला गया है? राजा हर्षवर्धन को कहा गया है। आर्य समझ में? चलो, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। इन्होंने भी हर्ष संवत चलाया है। संवत क्या होता है? यदि मैं यहां बात करूं सर, संवत क्या होता है, तो आप बताएंगे मेरे प्यारो, कैलेंडर। और कैलेंडर की बात होगी तो पंचांग, इस तरीके से बताएंगे। क्या? पंचांग आपको बताना है, ठीक है। यदि आएगा कि हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन का यदि मैं बात करूं, राज्यरोहण का मतलब है गद्दी पर बैठ रहा है, कब से कब तक? तो आप बताएंगे 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। कब तक गद्दी पर बैठा है? तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और 606 में जब गद्दी पर बैठा है तो इसने एक हर्ष संवत चलाया, जिसे हम बोलेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर जैसे कि हमारा शक संवत पर आधारित है, और शक संवत किसने चलाया था? राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ऐसी मित्रों, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। किसमें? तो हम बताएंगे सर, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। और हर्षवर्धन का समय 606 से लेकर 647 तक था। आ रही बात समझ में? चलो जी, आगे चलेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूंगा किसकी सर जी? हर्षवर्धन ने कहा दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? तो आप बताएंगे सर जी, कन्नौज व प्रयाग में। और प्रयाग को आज आप सभी को पता होगा सर जी, इसे तो प्रयागराज कहा जाता है अब, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? प्रयागराज आपको बताना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन ने कहां पर दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो आप बताएंगे सर जी, कन्नौज व प्रयाग में। और बताया जाता है, जो मतलब कि ऐसा बताया जाता है कि हर्षवर्धन, जो कुंभ मेले का जो आयोजन है, ये हर्षवर्धन के समय से स्टार्ट होता है। मतलब कि प्रयाग में बहुत बड़ा एक जो है कुंभ मेले का आयोजन होता था, धार्मिक सम्मेलन किया करता था। कहां पर? कन्नौज और प्रयाग में। और मित्रों, अपने द्वारा जो लूटी गई, जितनी भर भी राजाओं को हराया, उनसे लूटी गई जो धनराशि है, जो भी जेवरात वगैरह हैं, उन्हें सभी को, ठीक है ना, निर्धन गरीबों को दान में दिया करता था। इसलिए इसे जो है द्वितीय अशोक भी बोला गया है। तो इन महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया करता था कहाँ? तो आप बताएंगे सर जी, कन्नौज व प्रयाग में। आर्य बात समझ में? चलो जी, हाँ जी। भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भारत में हुएनसांग को याद करने का। यदि मैं भारत में देखूं तो हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयूकी की रचना। और क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि सीयूकी की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे सर, सीयूकी की रचना, हाँ, तो आप बताएंगे हुएनसांग ने की थी। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे कि सर जी, सी यू की रचना किसने की है? हुएनसांग ने। इसलिए इन्हें भारत में याद करने का मुख्य कारण बनता है। और हुएनसांग ने लगभग 1400 वर्ष, मेरे प्यारो, कितने? लगभग की बात होगी, और मैंने पीछे लिखवा भी दिया है, लगभग में, ठीक है ना, किस, अरे, लगभग में कितने? लगभग में 1400 वर्ष, उस माफी चाहूंगा, 14 वर्ष, 14 वर्ष भारत में व्यतीत किए थे। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ने के उद्देश्य से आया है। कौन सर जी? आप बताएंगे हर्षवर्धन, ठीक है। चलो, आ रही है बात समझ में? तो यहां तक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है,
एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर विनसांग को। वो कौन सा चीनी यात्री है जिसे यात्रियों का राजकुमार, किसके राजकुमार की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यह वर्तमान शाक्य मुनि, और शाक्य मुनि शब्द की यदि यहाँ पर बात आती है तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है, और वर्तमान शाक्य मुनि शब्द आएगा तो आप बताएंगे सर वेनसांग, इन्हें जो है वेनसांग को भूला गया है। आ रही है बात समझ में यहां तक? चलो जी, हाँ सर जी। वेनसांग के समानार्थ या सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने सभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो कन्नौज आपको बताना है, वो कन्नौज जिसे खुशबू की नगरी या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा क्या होगा, ठीक है ना। ये बताना है कि वेनसांग के जो समानार्थ एवं महायान धर्म के जो प्रचारार्थ, कहने का मतलब है भाई जो वेनसांग है ये महायान जो है बौद्ध धर्म की, जो एक तो हीनयान थी और एक महायान थी, तो महायान संप्रदाय का जो है अनुयायी था, और उसके मेरे प्यारो प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने एक सभा 643 ईस्वी में की थी। और कहां पर? आप बताएंगे कन्नौज में। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, तो आप बता देना। और ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। वेनसांग के समानार्थ एवं क्या है सर जी, यदि पूछा जाएगा धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने एक महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कहाँ करवाया था, तो आप बता देना सर कन्नौज में करवाया था। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें क्या है सर जी, जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, यह कथन किसका है? देखा होगा, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, ये तो है बात, ठीक है ना। लेकिन बोला गया है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। आप भी देख लो, और ये बात उस समय बोल दी थी 600 ईस्वी की बात है, ठीक है, तब बोल दी थी। और आज भी सटीक है बात। गर्म मिजाज के तो होते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। अरे चलो छोड़ो, पर जो हो गया ठीक है। लेकिन ये बात किसने की है? वेनसांग ने। ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। चलो जी, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10 तक। मतलब कि अब भू राजस्व, यदि मैं बात करूं किसकी बात है सर जी? भू राजस्व के बारे में बताओ। यदि क्वेश्चन होगा जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के जो काल की बात है, इसमें जो भू राजस्व है की सीमा, यदि मैं बात करूं हर्षवर्धन के समय, जो भू राजस्व की सीमा है वो 1/6 से क्या थी सर जी? 1/10 थी। सर 1/6 का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। और भू राजस्व क्या है? देखो, यदि बात होगी जैसे कि सपोज करो आपका एक खेत है और खेत में 6 बोरी अनाज हुआ है, तो 6 बोरी में से 1 बोरी तो राजा के दरबार में जाएगा और 5 बोरी आपके लिए होगा, ठीक है। ऐसी इतनी जो है भू राजस्व की लगान जी या सीमा ये थी। और कितने तक थी? 1/10 तक थी, मतलब कि 1/6 से 1/10 तक थी। यदि किसी पर कम है भूमि जोत की या वगैरह जैसे भी है, तो यदि उसके खेत में 10 बोरी अनाज हुआ है तो 1 बोरी राजा के दरबार में और 9 बोरी उसके दरबार में, तो इसे बोला गया था, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के जो है, यदि मैं बात करूं दरबार में भू राजस्व की सीमा यदि मुझसे पूछी जाएगी तो मैं बताऊंगा सर जी 1/6 से 1/10 आप करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अब बात किसकी आएगी सर जी? जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त, कर से क्या होगा सर जी? मुक्त एकदम। भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अग्रहार। एक बार और समझेंगे, जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले, ठीक है ना, कर मुक्त भूमि, अब सपोज करो मतलब कि भूमि
ब्राह्मण है कोई और उसे 5 बीघा जमीन दे दी, ठीक है ना, और ये कैसी है, कर से मुक्त है, इस पर कोई भी कर नहीं होगा, उसे अग्रहार बोला गया है। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी हैंड राइटिंग नोट्स प्रिंट होगा ऐप से, हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि फोन में पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद हो जाएगा। अरे बात समझ में। सासा विपुल कह रहे हैं सर जी सिलेबस कब खत्म होगा, आज ही कर दें, कर दूं आज ही, 15 दिन कोर्स से चले हुए हैं, ऐसे आफत मत तारो, नहीं फिर या तो टीचर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, यदि 10-5 दिन लग भी गए एक्स्ट्रा तो चीजें तो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उस इस तरह से करते चलेंगे कि जो चीजें आपकी भी समझ में आए और बेहतर तरीके से होती चले। आफत मत तारो इस तरीके से, गलत बात है, ठीक है। चलो, दक्षिण भारत के संदर्भ में जो अरिपत्ति का अर्थ क्या था, ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। यदि मैं दक्षिण भारत के संदर्भ की बात करूंगा तो अरिपत्ति का अर्थ क्या था, तो आप बताएंगे जो जलाशय की भूमि थी, जलाशय, जलाशय का मतलब समझ रहे हो, हमारे यहाँ तो जोहड़ बोल देंगे, जोहड़ में नहाने चल रहे हैं, ठीक है, जोहड़ या तालाब, या क्या बोलेंगे, तालाब, जहां पर सारे गांव का पानी आता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, एरी पत्ती, एरी पत्ती का अर्थ जलाशय की भूमि हुआ करता था। सर जी एरी पत्ती की बात होगी तो आप बताएंगे सर जलाशय की भूमि, कैसी भूमि होगी मेरे प्यारो, तो आप बता देना सर जलाशय की भूमि। अगला, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय, मैंने पहले ही बताया था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राजा हर्षवर्धन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताया भी जाता है कि कुंभ मेले को प्रारंभ करने का, ठीक है ना। चलो जी, कल क्यों ना पढ़ाया, कल भैया मुझे देखने वाले आए है, ठीक है ना, तो इस मारे ना पढ़ाया, बाकी बात समझ में ना, सब चीजों ने बता के चलूं क्यों ना पढ़ाया, क्यों ना पढ़ाया, मैंने 3 दिन से कहता रहा भाई 6 तारीख की छुट्टी रहेगी आपकी, अब आप भी जो है सारी चीजें ने डिस्कस करो। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय तो आप बताएंगे सर राजा हर्षवर्धन को जाता है। तो ये होंगे भाई साहब आपके जो है मतलब कि वर्धन वंश से संबंधित क्वेश्चन। इससे संबंधित हैं तो आपको बताना है कि वर्धन वंश से संबंधित क्वेश्चन है ये जितनी बार भी थे, और मुझे जो है पूर्ण विश्वास है कि यदि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे भी, ठीक है। अब इसी के बाद मेरे प्यारों जैसे ही वर्धन वंश समाप्त होता है, राजा हर्षवर्धन की जो है मृत्यु होती है, और राजा हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी बनाई थी ना, ठीक है ना, वो किसे बनाई थी, तो हम बताएंगे सर जी कन्नौज को। किसे बनाई थी, कन्नौज। तो एक बारे में बस समझाऊंगा सारी चीजें, और उसके बाद ही फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत के राजवंश, कन्नौज। मित्रों, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। कौन सा, तो हम बताएंगे सर त्रिपक्षीय संघर्ष। इस तरीके से लिखना है, मतलब लिखना ना है बस समझना है, कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष। सर ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होगा, तो कहने का मतलब है कन्नौज के लिए 3 वंश आमने सामने आ जाते हैं। अब वे कौन कौन से वंश होंगे, तो आपको बताना है सर जी, एक तो पाल वंश होगा, ठीक है ना, कौन सा, पाल वंश। एक सर आप बता देना राष्ट्रकूट वंश, कौन सी कूट की बात होगी सर, राष्ट्रकूट वंश। और एक आपका होगा भैया ठीक है ना गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सी प्रतिहार की बात होगी, तो हम बताएंगे सर गुज्जर प्रतिहार वंश। ये कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, और कन्नौज के लिए 3 जो है वंश आमने सामने आते हैं, ठीक है ना, और वो बताएंगे आप जो है एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश और एक गुज्जर प्रतिहार वंश। 200 वर्षों तक लंबा संघर्ष इन वंशों के बीच में चलता है। कितने वर्षों तक की बात होगी, तो हम बताएंगे सर 200 वर्षों तक एक बहुत लंबा संघर्ष चला है,
और 200 वर्षों के इस लंबे संघर्ष के बाद अंततः मैं देखूं तो कन्नौज की गद्दी गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने हासिल कर ली। किसने? राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। तो आपको उत्तर भारत के राजवंशों की यदि मैं बात करूं तो उत्तर भारत के राजवंशों में हमें पढ़ना होगा सर जी पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश, ये मोस्ट हैं। ठीक है ना। उधर ही यदि मैं बात करूंगा तो बंगाल का आपका सैन वंश होगा। फिर मैं मेन कराता चलूंगा, ठीक है। और फिर जाएंगे हम दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में मैं देखूं तो आपका जो है चोल वंश होगा, पल्लव वंश होगा। इन 2-3 वंशों को और व्याख्यान करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। कौन से? मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, ठीक है। तो कल से हम चलेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश और उनमें डालेंगे हम पहले गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। चलो हमें भी इनविटेशन कार्ड दे दीजिएगा। अरे भैया मैं पहुंच गया पराए घर। ठीक है चलो, तो इनविटेशन कार्ड की जरूरत ना पड़ेगी। तो कहने का मतलब है पराए घर का मतलब समझ गए ना। तो मैं पहुंच गया पराए घर, अब जो समझदार होगा वो जान जाएगा, ठीक है। तो कल हम करेंगे, क्योंकि टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया तो बीच में अधूरा रह जाएगा। तो कल मुलाकात होगी उत्तर भारत के राजवंशों के साथ। तो सभी को मिलना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तैयारी करनी है, ठीक है। पेन बड़ा कर लूं का, लिख थोड़ी रहा हूं मैंने तो वैसे ही समझाया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो आपने शादी का जो है, चलो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी कल आपसे। तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।